चलो बेटा नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये पहला ही स्लाइड है, बढ़िया। चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ऐसा चैप्टर जो सबसे कम रिवीजन होता है, बिकॉज लास्ट क्लास में पढ़ाया जाता है, तो इतना प्रॉपर ये ना रिवीजन हो पाता है, ना ही इतने प्रॉपर इसके टेस्ट हो पाते हैं। बट अगले 40-45 मिनट के अंदर ये चैप्टर एकदम टकाटक आपका हो जाएगा। शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ओके, food, clothes, medicines, books, or many of the things are all based on carbon. In addition, all the living structures based on carbon, protein, nucleic acid, DNA, carbohydrates, lipid, fats, everything is made up of carbon. The earth crust has only 0.02% of carbon, that in form of minerals like carbonates, hydrogen carbonates, coal and petroleum. Atmosphere has 0.03% of carbon in form of carbon dioxide. Now सबसे पहले बात करेंगे बॉन्डिंग इन अ कार्बन, दिस इज कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में मेटल इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दे देता है और मेटल पॉजिटिव आयन बन जाता है, नॉन मेटल नेगेटिव आयन बन जाता है, और पॉजिटिव नेगेटिव आयन एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, इसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब कार्बन वाले केस में इस तरह से इलेक्ट्रॉन लेने देने की बात नहीं होने वाली है। कार्बन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। लेट्स लर्न इट क्विकली। सो आयोनिक कंपाउंड, इसमें एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन अ मोल्टन स्टेट। बट जो कार्बन के कंपाउंड यहां पे आपको दिख रहा है, एक एसिटिक एसिड है CH3COOH, क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इथेनॉल है CH3CH2OH, मीथेन है CH4। ये सारे कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम है। इसका मतलब इसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो आयोनिक तो नहीं होने वाला है, क्योंकि आयोनिक का बॉन्डिंग जब भी होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये जितने भी कार्बन कंपाउंड है यहाँ पे, ये सारे कार्बन कंपाउंड एक तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयन। कोई भी यहाँ पे आयन प्रोड्यूस होने वाला नहीं है। तो सवाल ये है कि इन कंपाउंड में कैसा बॉन्डिंग होगा। ये कंपाउंड पुअर कंडक्टर है, लो मेल्टिंग, लो बॉइलिंग, मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी कम है, ठीक है, एंड इसमें कोई आयन भी प्रोड्यूस नहीं होता है। सो इफ यू सी केयरफुली, द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन एज दैट टेंडेंसी टू कंप्लीटली फील्ड आउटर शेल। कोई भी एलिमेंट क्यों कंबाइन होता है, क्योंकि उसको अपना आउटर शेल कंप्लीट करना होता है। कंप्लीट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। अब या तो वो 8 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दे के पूरे करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके पूरे करेगा, या शेयरिंग से पूरे करेगा। तो कोई भी एटम कंबाइन होता है टू कंप्लीटली फिल इट्स आउटर शेल, दैट इज टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। एलिमेंट फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड में क्या हुआ था, दे हैव आइदर गेन द इलेक्ट्रॉन और दे हैव लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं NaCl, सोडियम 11 नंबर का एलिमेंट है 281, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है बाहर। क्लोरीन 17 नंबर का है 287, उसके पास बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसको 8 पूरे करने हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देना पड़ेगा, इसको अगर 8 पूरे करने हैं तो एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देके क्या बन गया, Na+। क्लोरीन वही एक इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बन गया, Cl-। नाउ वी नो दैट पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अट्रैक्शन बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इन द केस ऑफ कार्बन, कार्बन की प्रॉब्लम क्या है, कार्बन 6 नंबर का एलिमेंट है और 6 नंबर के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन बनता है 2,4, ठीक है, मतलब कार्बन के पास बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसको 8 पूरे करने हैं तो उसके पास 2 चॉइस है, या तो चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दे या 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले।
कार्बन कुछ भी नहीं कर पाएगा दोनों में से। क्यों नहीं कर पाएगा? देखो, सो अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करे, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो कौन सा आयन बनेगा? C-4। दिक्कत क्या होगी? इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। भाई कार्बन के सेंटर में प्रोटॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 6 है। अगर 4 और ले लिए, अगर 4 और ले लिए तो इलेक्ट्रॉन हो कितने गए? 10 हो गए। सेंटर में प्रोटॉन तो कितने हैं? 6 ही है। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। तो क्या 6 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो दिक्कत ये होगी, अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा तो 6 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा। मतलब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव आयन नहीं बना सकता है। चलो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करते हैं। तो अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाया C+4, तो इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन्स, लीविंग बिहाइंड द कार्बन कैटायन, जिसमें 6 प्रोटॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? खाली 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आजू बाजू में, न्यूक्लियस क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा। तो अगर आप इन इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके आप ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे, और इतनी ज्यादा एनर्जी अवेलेबल ही नहीं होती है। तो इसीलिए कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन निकालना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पे ये एक इंपॉर्टेंट थियरी है, ये इंपॉर्टेंट थियरी है। तो अब कार्बन क्या करेगा? बैठा थोड़ी रहेगा। कार्बन अपने जैसे और लोगों को ढूंढेगा और उनके साथ पार्टनरशिप कर लेगा, और वो पार्टनरशिप से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहा जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। सो कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग its valence electron with one another, with other atoms of carbon or with atoms of some other elements. चलो आगे देखते हैं। Bonds which are formed by sharing of electron pair between two atoms are known as covalent bond. ठीक है, तो मान लो एक एटम इसने शेयर किया अपना, एक एटम इसने शेयर किया अपना, तो ये शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके भी कहलाएंगे और वो इसके भी कहलाएंगे। और जब इस तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होके बॉन्ड बना तो उसे क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स within the molecules, but intermolecular forces are weak. What does it mean? See, if I simply talk about the methane, तो मिथेन होता है CH4, सारे बॉन्ड कोवेलेंट है। ये सारे बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, ये सारे बॉन्ड जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। बट ये एक मिथेन मॉलिक्यूल, ये दूसरा मिथेन मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड है ये बहुत ही वीक होता है। सो विद इन मॉलिक्यूल ये जो बॉन्ड है ये कैसा होता है? बहुत ही स्ट्रांग होता है। बट दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कैसा होता है? वीक होता है। इसीलिए मॉलिक्यूल आराम से अलग हो जाते हैं। सो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द एटम्स, शेयरिंग हुआ है तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बनने वाले नहीं है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं बने तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने वाला नहीं है, राइट? सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, no charged particles are formed, so these compounds are poor conductor of electricity, right? Okay, let's see the example. अब अलग अलग कोवेलेंट बॉन्ड समझते हैं। सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इफ आई टॉक अबाउट द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक नंबर का एलिमेंट है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल होने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद का नोबल गैस कौन होता है? हीलियम। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन एक दूसरे हाइड्रोजन के पास जाएगा और ये दोनों क्या करेंगे? अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर देंगे। अब ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन दोनों के कहलाएंगे। तो दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों क्या हो गए? स्टेबल हो गए, क्योंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो इसे हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं इसे हम? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इफ आई टॉक अबाउट क्लोरीन, क्लोरीन होता है 17 नंबर 287, राइट? अब क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन बाहर, इसको एक चाहिए 8 होने के लिए, ठीक है? चलो दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है बाहर, उसको भी एक चाहिए, ये इसको दे देगा तो इसको प्रॉब्लम हो जाएगा।
तो दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप में रख देंगे। अब ये दोनों पार्टनरशिप वाले इलेक्ट्रॉन दोनों के ही कहलाएंगे। हो गए दोनों के 8-8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो यहां भी कौन सा बॉन्ड बना है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है। आई बात समझ में? आगे देखो, चलो क्लोरीन अपने ऑलरेडी क्लोरीन यहां पे कर दिया है, ठीक है, Cl2 मैंने ऑलरेडी यहां पे बना दिया है सिंगल कोवेलेंट। ओके, लेट्स मेक O2। ध्यान से देखना O2 कैसे करेंगे। ऑक्सीजन होता है 8 नंबर का एलिमेंट विच इज 2 6। तो ऑक्सीजन के पास बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है, दो और चाहिए। वो एक और ऑक्सीजन के पास जाएगा, उसको भी दो चाहिए। तो दोनों क्या करेंगे, अपने अपने दो दो इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप में रख देंगे। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन इसके भी कहलाएंगे, हो गए इसके 8। ये चारों इलेक्ट्रॉन इसके भी कहलाएंगे, हो गए इसके भी 8। क्योंकि दोनों ने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो यहां कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और बॉन्ड बनाने के बाद दोनों के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे अभी भी। सही है। लेट्स टेक वाटर, H2O। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ऑक्सीजन इज 2 6, दो चाहिए उसको। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये हाइड्रोजन आया, ठीक है, इसको दो चाहिए, इन दोनों को एक एक चाहिए। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन शेयरिंग में आ गया। यहां भी ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन का शेयरिंग में आ गया। तो अब जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के कहलाएंगे। कितने हो गए, ऑक्सीजन के पास 8 हो गए, हाइड्रोजन के भी अपने 2 हो गए। हो गया काम सबका। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसके बाद O के पास 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। आगे देखो, N2 नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे विच इज 2 5। 2 5 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक दूसरा नाइट्रोजन आया, उसको भी 3 चाहिए। क्योंकि दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों क्या करेंगे, अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देंगे और 2 अपने पास रखेंगे। 5 में से 3 शेयर कर दिए, तो देख लो इसके कितने हो गए, 8 हो गए। इसके भी कितने हो गए, 8 हो गए। क्योंकि दोनों ने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अमोनिया NH3, नाइट्रोजन 7 नंबर 2 5। ये नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है। हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के साथ शेयर करवा लेगा। बोलो काम हो गया हाइड्रोजन का, 2 बन गए हाइड्रोजन के पास। नाइट्रोजन के भी 8 हो गए, चेक कर लो। 5 तो थे नाइट्रोजन के पास, 3 इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिए। क्या हुआ, सिंपली यहां पे हर एक हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है और एक लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाएगा। नेक्स्ट, मीथेन। कार्बन इज 2 6, नहीं कार्बन इज 2 4। 4 इलेक्ट्रॉन बचे कार्बन के पास, 4 और चाहिए। हाइड्रोजन आके एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा अपना, कर लिया शेयरिंग। कितने हो गए कार्बन के पास, 8 हो गए। कितने हो गए हाइड्रोजन के पास, 2-2 हो गए। एक था, एक शेयर कर लिया, सबका काम हो गया। तो यहाँ पे कार्बन ने हर एक हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, मतलब सारे क्या बनेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। बोलो कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप का मतलब होता है एक ही एलिमेंट के अलग अलग फिजिकल फॉर्म। So the element carbon occur in different physical forms in nature with a widely varying physical properties. जैसे कि कार्बन का एक फॉर्म होता है डायमंड,
डायमंड के अंदर हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है और स्ट्रक्चर बनेगा 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। चेकआउट, हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ेगा। दिखा आपको? चेकआउट एनी कार्बन एटम 4 के साथ जुड़ा होगा, 1 2 3 4। तो डायमंड के अंदर हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएगा। डायमंड इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन एंड डायमंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं पे कार्बन का एक दूसरा फॉर्म है जो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड होगा इन अ सेम प्लेन एंड गिविंग हेक्सागोनल एरे। देखो ध्यान से, ईच कार्बन एटम कंबाइंड विथ 3 कार्बन एटम, 1 2 3। कैन यू सी? और इससे क्या बन रहा है? देखो एक हेक्सागोन बनेगा, दिख रहे हेक्सागोन्स? तो ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ सेम प्लेन में जुड़ के क्या बनाएगा? हेक्सागोन्स बनाएगा। और ऐसे बहुत सारे हेक्सागोनल लेयर एक के ऊपर एक प्लेस हो जाएंगे। वन ऑफ दिस बॉन्ड इज डबल बॉन्ड एंड thus the valency of carbon is satisfied। देखो कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है यूजुअली, तो एक जगह पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। तो ग्रेफाइट में 3 कार्बन के साथ वो जुड़ेगा और एक कार्बन के साथ का बॉन्ड कैसा होगा? डबल बॉन्ड होगा। तो ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय हेक्सागोनल एरे, और ऐसे जो हेक्सागोनल एरेज है वो एक के ऊपर एक प्लेस हो जाएंगे, प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अदर। इससे ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? स्मूथ एंड स्लिपरी। एंड ग्रेफाइट इज ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेयर स्लाइड होंगे इजीली, दैट मेक्स द ग्रेफाइट स्मूथ एंड स्लिपरी। ठीक है? और वो जो डबल बॉन्ड जो है ना, उसकी वजह से ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर। इतनी बात ध्यान में रखें। डायमंड इज इंसुलेटर, ग्रेफाइट इज कंडक्टर। डायमंड इज वेरी हार्ड, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी। डायमंड में ईच एटम कंबाइंड विथ 4 कार्बन एटम, ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम कंबाइंड विथ 3 कार्बन एटम्स। यहां पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यहां पे हेक्सागोनल लेयर्स स्ट्रक्चर्स। डिफरेंस में आ सकता है ये। आगे बढ़े। नेक्स्ट, फुलेरिन। ये कार्बन का एक और एलोट्रॉप है जहां पे कार्बन के 60 एटम्स फुटबॉल के शेप में कंबाइन होंगे। कार्बन के 60 एटम्स कंबाइन होंगे इन अ शेप ऑफ फुटबॉल, एंड दिस लुक लाइक अ जियोडेसिक डोम डिजाइन बाय द यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर, और वहां से इसको नाम पड़ा है फुलेरिन। तो कार्बन के 60 एटम आपस में जुड़ के एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जहां पे 2 तरह के रिंग होंगे, पेंटागन एंड हेक्सागन। 2 तरह के आपको रिंग दिखेंगे। देखो ये पेंटागन है, 5 साइड वाला है कि नहीं? है ना पेंटागन। और ये देखो हेक्सागन है। तो इस तरह से पेंटागन और हेक्सागन वाली रिंग्स होगी। इससे डिटेल में आपको कुछ काम भी नहीं है। आगे, डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज। अभी ट्रेंड चल रहा है लैब ग्रोन डायमंड। सूरत की पूरी डायमंड इंडस्ट्री अभी डिक्लाइनिंग स्टेट में है, एंड द रीजन इज द लैब ग्रोन डायमंड। तो ग्रेफाइट को पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर देके डायमंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। Diamonds can be synthesized by subjecting pure carbon मतलब graphite, to very high pressure and temperature. These synthetic diamonds are small, but they are otherwise indistinguishable from the natural diamonds. That's called lab-grown diamond या synthetic diamond कहते हैं इसको। चलो, स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका? CO2 का। चलो सुनना ध्यान से, ये कार्बन, कार्बन के पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ठीक है? इट इज 2 4। सही है ना? ऑक्सीजन क्या होता है? 2 6। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कराएगा, 4 अपने पास रखेगा। 6 में से 2 शेयर कराए, 4 अपने पास रखे। काम हो गया ऑक्सीजन का। काम हो गया ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन भी 2 शेयर कराएगा, 4 अपने पास रखेगा। काम हो गया इसका भी। कार्बन का भी काम हो गया, उसके भी 8 हो गए। तो दोनों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे? कार्बन ने 2 शेयर किए, तो दोनों तरफ कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और इधर 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। सही का? ओके, लेट्स मेक द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। 8 एटम्स, मतलब S8 बनाना है। ठीक है? सल्फर 16 नंबर का एलिमेंट है, विच इज 286। 16 नंबर 286। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए सल्फर को। कैसे बनाना है S8? ध्यान से देखना।
पहले सारे एटम रख दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दो दो शेयर कराना है सिंपली इस तरह से ना, हर एक के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन रख दो, ठीक है, और 4 बचा के रखो। समझे क्या किया? 6 में से 2 शेयर कर दिया और 4 हमने बचा के रखा है। दो कैसे शेयर किए पता चल रहा है कुछ? एक लेफ्ट साइड पे शेयर किया, एक राइट साइड पे शेयर किया और 4 बचा के रखा। वेरी सिंपल। अब इस तरह से आप सर्कल कंप्लीट करो। हो गया? देख लो सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। टारगेट ऑफ एनी ऑफ द सल्फर, इसको टारगेट करो। 6 में से एक यहां शेयर किया, एक यहां शेयर किया, 4 बचा के रखे, क्योंकि 6 तो थे ना ऑलरेडी बाहर, 2 ही चाहिए थे, तो 2 ही शेयर करने थे। एक इस तरफ शेयर कर दिया, एक इस तरफ शेयर कर दिया, 8 हो गए, खत्म खेल, ठीक है। चलो अब आता है पिक्चर के अंदर कार्बन अपना हीरो, और अपना हीरो ऐसा कहता है कि मेरे पास 2 ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे मैं सबसे अलग हूं, मैं मतलब कार्बन। और प्रॉपर्टी नंबर 1 है कार्बन का कैटेनेशन। सिंपल वर्ड में अगर कहे तो बहुत सारे कार्बन एटम्स आपस में जुड़ सकते हैं बाय कोवेलेंट बॉन्ड, और जब कार्बन एटम आपस में जुड़ेंगे तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनेंगे, ब्रांच चेन कंपाउंड बनेंगे इस तरह से, साइक्लिक कंपाउंड बनेंगे इस तरह से। तो कार्बन कार्बन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ के स्ट्रेट चेन बना सकते हैं, ब्रांच चेन बना सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड बना सकते हैं। साथ ही में कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकते हैं, डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकते हैं। और कार्बन के इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। बेटा इससे इंपॉर्टेंट काम है रही यहां पे, है ना? है या उधर जाके सो जा, पीछे मर्क्यूरी में जाके जा। ओके चलो, तो बेटा कैटेनेशन में आपको ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। कार्बन कार्बन आपस में कंबाइन होकर लॉन्ग चेन बनाएंगे, ब्रांच चेन बनाएंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। साथ ही में कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़ सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकते हैं। अब जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड बनेंगे उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड बनेंगे उन्हें हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या कहते हैं उन्हें हम? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या कहते हैं उन्हें हम? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। पहला पॉइंट क्लियर कैटेनेशन का। कार्बन के बाद नेक्स्ट कौन होता है कैटेनेशन में? तो कार्बन के बाद नेक्स्ट कैटेनेशन में होता है सिलिकॉन, और उसकी रिएक्टिविटी भी इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी कार्बन की है। चलो आगे। दूसरी प्रॉपर्टी, कार्बन के पास 4 हाथ होते हैं। 4 हाथ का मतलब होता है टेट्रा वैलेंसी। तो ऐसा नहीं है कार्बन खाली कार्बन के साथ ही जुड़ सकता है। कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए बाकी एटम जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, इनके साथ भी जुड़ सकता है, और इससे आपको बहुत अलग 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 वैरायटी वाले कंपाउंड्स मिलेंगे, ठीक है। सो टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन कैन आल्सो फॉर्म द बॉन्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मैनी अदर एलिमेंट which will give you the compound with specific properties which depend on the element other than carbon present in the molecule. Again, the bonds that carbon form with most other elements are very strong. Carbon के bond कैसे होंगे? बहुत ही strong bond बनाएगा because वो covalent bond बनाने वाला है, making this compound exceptionally stable. One reason for the formation of the strong bond by carbon is a small size of carbon. कार्बन क्यों बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है? ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है तो जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर होगा वो न्यूक्लियस के बहुत ही क्लोज रहेगा, तो न्यूक्लियस वो शेयर इलेक्ट्रॉन को ऐसे स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा, एंड दैट मेक्स द बॉन्ड ऑफ कार्बन वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ड्यू टू द स्मॉल साइज दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस
to hold on the shared pair of electron strongly. The bonds formed by element having bigger atoms are much weaker. क्योंकि bigger atom होंगे तो जो भी शेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के बहुत दूर होंगे, तो फिर न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. कार्बन जैसे छोटे एटम्स होंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर है वो बहुत क्लोज रहेगा, तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेगा. दैट्स व्हाई द कार्बन फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी. कार्बन की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कैटेनेशन, इसमें कार्बन कार्बन से जुड़ेगा, एंड टेट्रावैलेंसी जहां पे कार्बन कार्बन के सिवाय के बाकी एटम्स के साथ भी जुड़ेगा. ठीक है, क्लियर है टॉपिक? क्लियर है टॉपिक? आगे क्लास में क्या है? What are the two properties of carbon which lead to the huge number of carbon compounds? Catenation and tetravalency. So what is organic compound? Usually compounds of carbons are called organic compounds. Tetravalency and catenation in carbon put together give rise to large number of compounds. These compounds were initially extracted from natural substances, and it was thought that these carbon compounds or organic compounds could only be formed within a living system, and that is, it was postulated as a vital force was necessary for their synthesis. तो ये कार्बन के जो कंपाउंड थे वो यूजुअली सारे नेचुरल सोर्सेस में से मिलते थे. कहां से मिलते थे? सारे नेचुरल सोर्सेस में से. और ऐसा माना जाता था कि ये कार्बन के कंपाउंड्स खाली लिविंग सिस्टम ही प्रोड्यूस कर सकता है. मतलब लिविंग सिस्टम के पास कुछ ऐसी जादुई शक्ति है जिससे वो कार्बन कंपाउंड बनाता है, और इसको कहा जाता था वाइटल फोर्स थियरी. बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है. देखो यहां पर फ्रेंडलिच बोलर डिस्प्रूव दिस बाय प्रिपेयरिंग यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट. ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. अमोनियम साइनेट होता है बेसिकली NH4CNO, और इसमें से इसने क्या बना के दिखाया? यूरिया. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो वो जो कहते थे ना कि लिविंग सिस्टम में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है, ऐसा कुछ होता नहीं है. बट कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट्स ऑफ कार्बाइड. भाई कौन कौन ऑर्गेनिक में नहीं काउंट होता है? ऑर्गेनिक में कौन कौन काउंट नहीं होता है? तो एक हो गया कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स CO3 2- आयंस, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3- आयंस. ये सारे जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक में कंसिडर नहीं होते हैं. दे आर स्टडीड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसके सिवाय के जितने भी कंपाउंड होंगे कार्बन के वो सारे ऑर्गेनिक में आते हैं. राइट, चलो आगे. सैचुरेट एंड अनसैचुरेट कार्बन कंपाउंड. अभी अब मैंने बात करी सैचुरेट मतलब कार्बन कार्बन, अनसैचुरेट मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड. ठीक है. सिंगल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं वो नॉर्मली कैसे होते हैं? नॉट वेरी रिएक्टिव, क्योंकि उसके सारे बॉन्ड कंप्लीट है, तो वो ज्यादा रिएक्शन किसी के साथ करते नहीं है. डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वो बहुत आसानी से रिएक्ट करते हैं आगे. जैसे सिंपल एग्जांपल्स, इथेन. इथेन में होते हैं 2 कार्बन, दोनों के बीच में होता है सिंगल बॉन्ड. बाकी बचे 3 बॉन्ड कौन भरेगा? हाइड्रोजन. ये सिंपली इथेन. प्रोपेन, प्रोप में होता है 3 कार्बन, एन मतलब आल्केन, आल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड. बाकी वैलेंसीज बनेंगे, इसके 4 बॉन्ड करेंगे, इसके भी 4 करेंगे, इसके भी 4 करेंगे, और ये सारे बॉन्ड में कौन सा एटम होगा बेटा? हाइड्रोजन. कौन सा एटम होगा ये सारे बॉन्ड में? हाइड्रोजन. क्या हो गया ये? प्रोपेन. ठीक है. नेक्स्ट, कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, क्या कहेंगे इसको हम? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. दे आर मोर रिएक्टिव. एग्जाम्पल, इथ 2 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड. वैलेंसी पूरी करो, 2 बॉन्ड तो बना चुका है, 3 4, 2 बॉन्ड बना चुका है, 3 4, क्या होगा यहाँ पे? हाइड्रोजन. इथ 2 कार्बन, आइन ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना चुका है, एक एक बॉन्ड बचा होगा, क्या होगा यहाँ पे? हाइड्रोजन. डॉट स्ट्रक्चर बनाया तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मतलब कितने कितने इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किए होंगे? 3 3. सिंगल बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा? 1 1. लो ये हो गया इसका डॉट स्ट्रक्चर. इसका बनाना है तो डबल बॉन्ड मतलब कितने शेयर किए दोनों ने? 2 2. एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4. इधर एक बॉन्ड है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2. एक बॉन्ड है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2. एक बॉन्ड है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2.
एक बॉन्ड है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? दो। नेक्स्ट, चेन, ब्रांच एंड रिंग्स। इसमें क्या लिखा है बुक में? कुछ एग्जांपल दिए हैं? टेक्स्ट बुक दो ना, मैंने पूरा खाली छोड़ा है। हाँ ठीक है, चलो। ओके, आइसोमर्स वाला टॉपिक आएगा इसके अंदर। ये रहा ना आइसोमर। ओके ओके ओके, चलो ध्यान यहाँ पे। तो सिंपल सिंपल कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। बेंजीन, बेंजीन कहां पर? इधर है आगे, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन। तो एक मिनट ध्यान यहाँ पे। चेन का मतलब होता है जहां पे कार्बन कार्बन सिर्फ कैसे जुड़े होंगे? स्ट्रेट चेन में। इसे कहते हैं चेन कंपाउंड। ब्रांचेस वाले में क्या होगा? जो कार्बन के चेन्स है, वो चेन्स में भी बीच बीच में इस तरह से ब्रांच में कार्बन आएंगे, काइंड ऑफ लाइक। तो इसे कहते हैं ब्रांच कंपाउंड। ये क्या है? चेन है, स्ट्रेट चेन में सारे कार्बन है। ये कैसे कंपाउंड हो गया? ब्रांच्ड। एंड साइक्लिक या रिंग, रिंग के अंदर क्या हो गया? कार्बन जो है वो आपस में ऐसे साइकिल बनाएंगे। जैसे मैंने 6 कार्बन का साइकिल बनाया, सपोज हर जगह पे क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो आप देखो, हर एक कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 बाकी होगा, 2 बना चुका है, 2 बाकी, 2 बना चुका है, 2 बाकी। तो ये कौन सा कंपाउंड है? रिंग है। तो बहुत सारे बनते हैं, इट इज जस्ट फॉर द एग्जांपल्स। बहुत सारे इनफाइनाइट कंपाउंड बनते हैं कार्बन के, इनफाइनाइट। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है। ओके, एक वहां पे बुक हो गया ना, बुक ला तो मोटी वाली। अरे ये वाली अभी जो पकड़ी थी वो, हाँ ला ना, उठा पाएगा? ये खाली कार्बन की बुक है। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रेफरेंस बुक है, रेफरेंस। इतना इतना मोटा नहीं आता 11 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये रेफरेंस बुक है उसका, जिसके अंदर सब कुछ है कार्बन कंपाउंड के बारे में, एवरीथिंग। ओके, चलो बेटा। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पेपर में आने ही वाला है कंफर्म, वो है आइसोमर। आइसोमर बेटा ध्यान यहाँ पे, आया था किसी के पेपर में? बोर्ड्स में आएगा आइसोमर, ध्यान यहाँ पे। अटेंशन एवरीवन, आइसोमर। तो आइसोमर मतलब ऐसे कंपाउंड जिसका मोलर फॉर्मूला सेम है बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर कैसा है? डिफरेंट है। एग्जाम्पल, C4H10, 4 कार्बन है। मैं 4 कार्बन को एक ही लाइन में अरेंज कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं। बाकी सारे हाइड्रोजन, ठीक है, बाकी सारे हाइड्रोजन, राइट? ठीक है, मैं 4 कार्बन ऐसे भी अरेंज कर सकता हूं, राइट? नहीं बेटा, चुपचाप बाहर निकल जा। अभी वॉर्न नहीं करूंगा, अभी सीधा बाहर कर दूंगा क्लास के, ठीक है? 4 कार्बन ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं, 3 लाइन में है, चौथा कहां लिया? ब्रांच में लिया। तो फॉर्मूला तो दोनों का सेम बनेगा, C4H10। दोनों के पास 4 कार्बन है, दोनों के पास 10 हाइड्रोजन है टोटल। तो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम ही है, C4H10, पर दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। इधर 4 कार्बन लाइन में है, इधर 3 लाइन में, और चौथा कहां पर है? ब्रांच में है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, ये क्या है? कपल है। बनाने एग्जाम के टाइम पे अभी। ओके, तो ध्यान है यहाँ पे। तो ये कंपाउंड जिनके मोलर फॉर्मूला सेम है, ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है, पर दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आइसोमर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक और भी कहा गया है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर यू कैन ड्रॉ फॉर पेंटेन? पेंटेन मतलब 5 कार्बन। 5 कार्बन में क्या ड्रॉ कर पाएंगे? देखना, सबसे पहले 5 कार्बन लाइन में, ठीक है। अब क्या करेंगे? 4 कार्बन लाइन में लेके 5वां कार्बन ब्रांच में डाल देंगे, पॉसिबल? 4 लाइन में 5वां ब्रांच में, पॉसिबल? अब 3 कार्बन लाइन में लेंगे और 2 को ब्रांच में रख देंगे, ये भी हो सकता है। 5 लाइन में, 4 लाइन में 1 ब्रांच में, 3 लाइन में 2 ब्रांच में।
सबका फॉर्मूला सेम बनेगा, सबके सब है C5H12, सबके पास 12 हाइड्रोजन होंगे। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं 4 बॉन्ड बना रहा हूं कार्बन के, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहां पर। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सब में 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। So these are the isomers of pentane C5H12. क्लियर? आगे चलते हैं। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, क्या करना है? ओके चलो, साइक्लोहेक्सेन, हेक्स मतलब 6 कार्बन, साइक्लो मतलब साइकिल के फॉर्म में 1 2 3 4 5 6, एन मतलब आल्केन, सारे सिंगल बॉन्ड्स। चलो 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 क्या होगा? हाइड्रोजन। 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 हाइड्रोजन। कितने कार्बन हुए? 6 हुए। कितने हाइड्रोजन हुए? सबके पास 2 2 है। बेंजीन, याद रखना है आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन साइकिल के फॉर्म में, ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और सबके पास एक एक हाइड्रोजन बचेगा। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बेंजीन। क्या फॉर्मूला बना? C6H6, C6H6। ठीक है। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? तो ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है। देखो इसमें कार्बन हाइड्रोजन के सिवाय कुछ है नहीं, है ना? तो ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो ये सारे हाइड्रोकार्बन है। तो सैचुरेट हाइड्रोकार्बन को क्या कहेंगे? अल्केन। सैचुरेट को क्या कहेंगे? अल्केन। अनसैचुरेट जिसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले को क्या कहेंगे? अपने अल्कीन्स। और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम क्या कहेंगे? अल्काइंस। अल्केन अल्किन आइंस। ठीक है। आगे, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन? चलो फटाफट, ये पूछा जाता है एग्जाम में। पेंट मतलब 5 कार्बन साइकिल के फॉर्म में, एन दिख रहा है मतलब अल्केन, सिंगल बॉन्ड। ठीक है। सब में 2 2 बॉन्ड बना लिए, तो 2 2 क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। अब मुझे एक्चुअल में क्या बनाना है? मुझे बनाना है डॉट स्ट्रक्चर। नाउ आई नो वेरी वेल, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आगे ना। तो मैं हर जगह के बॉन्ड को हटा देता हूं, सारे सिंगल बॉन्ड, तो हर जगह पे क्या रख दूंगा मैं? 2 2 इलेक्ट्रॉन रख दूंगा। हो गया? इसके हो गए 8 8 8 8 पूरे करो सबके भाई, जो तरह ज्यादा फैला हुआ है ये। और कौन बचा? ये बचा ना, हाइड्रोजन के 2 2 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो हो गया स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेन। क्या फॉर्मूला बनेगा? C5H कितने है? 10, सबके पास 2 2 है, साइक्लोपेंटेन। सही है। नेक्स्ट, विल यू बी माय फ्रेंड? इसका मतलब अभी तक ओके, अभी तक हमने सिर्फ क्या देखे? हाइड्रोकार्बन्स। तो अभी तक जितने कंपाउंड थे उसमें कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ जुड़ा था। अटेंशन, अब अगर हाइड्रोजन के सिवाय कोई और एटम भी आता है, भाई हाइड्रोजन के सिवाय कोई और एटम या एटम का ग्रुप, एटम या एटम का ग्रुप जिसकी वजह से कार्बन कंपाउंड को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मिलेगी, एटम या एटम का ग्रुप जिसकी वजह से कार्बन कंपाउंड को कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मिलेगी, उस एटम के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। देखिए, सो कार्बन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड विद अदर एलिमेंट such as halogen, oxygen, nitrogen, sulfur. In hydrocarbon chain, one or more hydrogen can be replaced by these elements such that valency of carbon remains satisfied.
In such compound, the element replacing the hydrogen is referred as an heteroatom. तो देखो सिंपल सी बात है, ये आपका हाइड्रोकार्बन है, लेट अस से मीथेन, ठीक है। अगर मान लीजिए एक ब्रोमीन आया, तो ब्रोमीन ने क्या करा, हाइड्रोजन को भगा के खुद अपनी जगह बना ली, तो ये कंपाउंड क्या बन गया, कौन आ गया यहाँ पे, Br आ गया। तो हाइड्रोजन को हटा के जो एटम आया अंदर, उस एटम को हम क्या कहेंगे, हेटेरोएटम। क्या है ये, हेटेरोएटम है, ठीक है। अब ऐसा हेटेरोएटम या हेटेरोएटम का ग्रुप जिससे कार्बन कंपाउंड को कुछ प्रॉपर्टी मिलेगी, उसे कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। देखो, दिस हेटेरोएटम and the group containing this confer specific properties to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain, hence they are called as functional group. What does it mean? Suppose एक कार्बन की चेन में ब्रोमीन आया, दो कार्बन की चेन में ब्रोमीन आया, तीन कार्बन की चेन में ब्रोमीन आया। इंपॉर्टेंस यहां पे ब्रोमीन का है, कार्बन की चेन कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, ये जो ब्रोमीन आया ना, उसकी वजह से इन सबकी प्रॉपर्टी कैसे होगी, सेम होगी। तो ये जो हेटेरोएटम या हेटेरोएटम का ग्रुप जिसकी वजह से ये कार्बन कंपाउंड को कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मिली, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन का लेंथ कुछ भी हो, डजंट मैटर, दिस हेटेरोएटम विल गिव द प्रॉपर्टी टू दिस चेन। तो हेटेरोएटम या हेटेरोएटम के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। बोलो आई बात समझ में। हेटेरोएटम मतलब हाइड्रोजन को निकाल के जो दूसरा एटम आया, दैट इज हेटेरोएटम। और ये हेटेरोएटम या हेटेरोएटम के ग्रुप जिसकी वजह से कार्बन के कंपाउंड को कुछ प्रॉपर्टी मिलेगी रिगार्डलेस ऑफ दिस लेंथ ऑफ कार्बन चेन, तो दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, बिफोर दैट लेट्स टेक होमोलोगस सीरीज। तो यहां पे देखो, इन सबके अंदर फंक्शनल ग्रुप कैसा है, सेम है। और सक्सेसिव मेंबर में कितना डिफरेंस है, देखो ये सारे एच होंगे, ठीक है। चेक करो कंसेक्यूटिव मेंबर में कितना डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है, चेकआउट केयरफुली। यहां पे ये ऐड हो गया CH2 जो इधर नहीं था, नीचे एक और ऐड हुआ CH2, फिर नेक्स्ट जाओगे तो वापस एक और CH2 आएगा, एक और CH2 आएगा। तो ये जो पूरी सीरीज बनी कंपाउंड की, जिस सब में फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो उस सीरीज को हम क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज। क्या कहेंगे उसको हम, होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज में बैक टू बैक जो कंपाउंड बनेंगे उसमें कितना डिफरेंस होगा, CH2 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 का डिफरेंस होगा। लेट्स रीड दिस, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप substitutes for hydrogen in carbon chain is called as homologous series. तो सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप है, ऐसी सीरीज को हम क्या कहेंगे, सिंपली होमोलोगस सीरीज कहेंगे। द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल, तो जो भी फंक्शनल ग्रुप आएगा ना, वो डिसाइड करेगा प्रॉपर्टी क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप विल डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, जो आगे हमने समझा। तो ये सारे अल्कोहल है, एक कार्बन वाला अल्कोहल, दो कार्बन वाला अल्कोहल, तीन कार्बन का अल्कोहल, चार कार्बन का अल्कोहल, सब में ग्रुप कौन सा है, OH। तो सबकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, सेम ही होगी। दो मेंबर के बीच में कितना डिफरेंस है, CH2। मास का डिफरेंस क्या होगा, कार्बन इज 12, H2 मतलब दो और हो जाएगा, तो मास का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 14U। बैक टू बैक मेंबर में एलिमेंट का डिफरेंस है CH2, मास का डिफरेंस क्या है, 14U। क्या टाइम था, तो भी तीन थोड़ी बचते हैं स्कूल से आने में। निविद अपना तीन नहीं बचते, जा बेटा कल आना घर पे, जा वापस। तीन नहीं बचते स्कूल में, है मेरी माता स्कूल 3 बजे तक नहीं चलती क्या, तो भी तीन नहीं बचते। तू क्या हा ही कर रहा है, जाओ बाहर रहो दोनों, चलो निकलो। कौन है, रहा रहो, बाहर रहो, बाहर रहो, चलेगा मुझे, जाओ घर जाओ वापस, निकलो। ओके, नाउ एज द मोलिकुलर मास इंक्रीजेस,
As the molecular mass increases in any homologous series, a gradation in physical property is seen. It is because the melting and boiling point increases. Melting point and boiling point increases with increase in molecular mass. तो देखो जैसे जैसे आप यहाँ से नीचे जाओगे ना, वैसे वैसे मॉलिक्यूल का मास बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल का मास बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा. ठीक है, चलो आगे. बट द केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ फर्क आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है? फंक्शनल ग्रुप. और फंक्शनल ग्रुप सब में कैसा है? सेम है. तो केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमाइंड बाय फंक्शनल ग्रुप, केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स सिमिलर. फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा. आपका 1 बजे का टाइम था. वेट आउटसाइड. ओके, आने दिया जाए क्या इन लोगों को? कितने लोग कहते हैं आने दिया जाए? वो हाथ ऊपर करो. पढ़ना होता तो पहले ही आ जाते. समझे कि नहीं? चलिए एनीवेज, अपने मुद्दे पे ध्यान है यहाँ पे. धंधे पे ध्यान. तो करुणा का च्युइंगम चबाता है ना, तो सुअर जैसा लगता है. सच में कह रहा हूं, बोल. 1000 बार बोल चुका हूं. अब तो मेरा ऐसा मन है ना कि अगली बार ऐसा निकलो, जूता उठा के मुंह पे मारूंगा तेरे में. चल निकल बाहर. नहीं, इनको क्या लगता है कि स्वैग लगेगा? ऐसा लगता है इनको ऐसे चालू स्वैग लगेगा? सीरियसली, मुझे इंप्रेस करके क्या मिलेगा इसको? मुझे इंप्रेस कर रहा है, बोला च्युइंगम चबा गया. यार ये कोई इंसान हुआ? खतरनाक लड़का है, बोलो. उसका रोज का है सुअर की तरह आता रहता है. ओके, अब की बार अगर मुझे दिखा ना आने वाले 20 दिनों में, तो मैं सच कह रहा हूँ, जूता उठा के उसके मुंह पे मारूंगा. सीधा इधर मारूंगा, च्युइंगम बाहर इधर से. बहुत टोक लिया उसको है. चलो आगे बढ़ते हैं भाई. होमोलॉगस सीरीज का टॉपिक क्लियर है सबको? सीरीज ऑफ कंपाउंड बाहर है ना भाई. 1 बजे का टाइम था, अभी दरवाजा मत खोलना, नहीं तो मारूंगा उधर आके सबको. स्नेल मैम को बुला, तो जा दो. स्नेल मैम को बुला के लाओ. सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसके अंदर सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कैसा है? सेम है. सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है उसे क्या कहेंगे? अपने होमोलॉगस सीरीज कहेंगे. ठीक है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि होमोलॉगस सीरीज में क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो सबका केमिकल प्रॉपर्टी कैसा रहेगा? सेम रहेगा. 2 मेंबर के बीच में कितना डिफरेंस? CH2. एक पण जन दरवाजा खोलने अंदर नहीं आओ. बदाने घरे मोकली आपको पाचा. बदाने घरे मोकली दो. जितला बदाने घरे मोकली दो. नहीं जो याद है. हाँ, कोई नहीं, घरे मोकली दो. 4 से 1 वगन टाइम होता. चलो दो. 2 मेंबर के बीच में कितना डिफरेंस? CH2. और मास का कितना डिफरेंस होगा? 14U. फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन मोलर मास. चलो आगे. नोमेनक्लेचर क्विकली चेक करेंगे. नोमेनक्लेचर फटाफट एकदम. ध्यान यहाँ पे. 3 कार्बन प्रोप. 3 कार्बन मतलब प्रोप. सारे सिंगल बॉन्ड N. प्रोप N. Cl को क्या लिखेंगे? क्लोरो. सो इट इज क्लोरोप्रोपेन. नेक्स्ट. 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड N. Br को क्या लिखेंगे? ब्रोमो. 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड है N. प्रोप N. OH अल्कोहल है. अल्कोहल को लिखा जाता है ऑल. अल्कोहल को क्या लिखते हैं? ऑल लिखते हैं. प्रोप N ऑल. अल्कोहल प्रोप N ऑल. चलो यहां पे आ जाओ. 3 कार्बन है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है N. अब ये जो ग्रुप है CHO ग्रुप कहते हैं इसको. CHO ग्रुप को कहते हैं एल्डिहाइड. क्या कहते हैं? CHO ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? एल्डिहाइड ग्रुप. तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप N आल. एल्डिहाइड में है तो नाम के पीछे लगता है Al. एल्डिहाइड में नाम के पीछे क्या लिखता है? Al लगता है. तो इट इज प्रोप N आल. नेक्स्ट देखो. कितने कार्बन? 3. लाइन में क्या है? सिंगल बॉन्ड. तो प्रोप N. ये जो ग्रुप है CO, इसे कहते हैं कीटोन.
क्या कहते हैं सीओ ग्रुप को? कीटोन। और कीटोन जब भी है तो नाम के पीछे लगता है ONE, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। अगेन नेक्स्ट, 3 कार्बन, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है N, ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है? COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, नाम के पीछे लगता है ओइक एसिड। क्या लगता है नाम के पीछे? ओइक एसिड, प्रोपेन ओइक एसिड। नेक्स्ट, 3 कार्बन है, प्रोप, बट डबल बॉन्ड है इन, प्रोपीन। 3 कार्बन है, प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड है आइन, YNE, प्रोपाइन। इतने नाम आए समझ में? कैसे किए नाम? आपको ये याद रखना है, सफिक्स कौन सा लगता है ना, ये आपको याद रखना है। हेलो कंपाउंड है तो प्रेफिक्स, प्रेफिक्स मतलब आगे लगता है क्लोरो ब्रोमो। अल्कोहल ग्रुप में सफिक्स, सफिक्स मतलब पीछे लगता है ऑल। एल्डिहाइड CHO ग्रुप, पीछे लगता है सफिक्स आल। कीटोन CO ग्रुप, पीछे लगता है ऑन। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, सफिक्स पीछे लगता है ओइक एसिड, पीछे लगता है ओइक एसिड। ठीक है। अल्कीन सफिक्स पीछे लगता है इन, अल्काइन सफिक्स पीछे लगता है आइन। चलो आगे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, फटाफट ड्रॉ करते हैं, एग्जाम में ये आने वाला ही है, कंफर्म है ये। आई कैन सी इथ, 2 कार्बन, इथ, N, ओइक एसिड, ओइक एसिड मतलब ये क्या होगा? COOH। बाकी ये तीनों क्या होंगे? हाइड्रोजन। इथ, N, ओइक एसिड। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो आ ही जाएगा। चलो आई कैन सी पेंट, पेंट मतलब 5 कार्बन। आई कैन सी N, N मतलब सिंगल बॉन्ड। आई कैन सी ब्रोमो, अब ब्रोमो कहीं पे भी अटैच कर दीजिए, क्योंकि 10th में आपको कुछ स्पेसिफाई नहीं करा है कि ब्रोमो कहां लगाना है। बाकी सारे हाइड्रोजन होंगे जितने मैंने लाइन बनाए हैं। यहां पे आ जाओ, ब्यूट, 1 2 3 4, ब्यूट हो गया। N, सिंगल बॉन्ड। ऑन, ऑन मतलब कौन सा ग्रुप? कीटोन, कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड हो, एंड में नहीं लगता है, कहीं भी बीच में आप लगा दीजिए। बाकी सारे हाइड्रोजन रख दीजिए, 4 बॉन्ड बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करो। हेक्स, 1 2 3 4 5 6। N, आल मतलब एल्डिहाइड, कहां लगता है? लास्ट में CHO, लास्ट में CHO। बाकी हाइड्रोजन्स। ठीक है, अदर स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन? यस, मैं ब्रोमो यहां भी लगा सकता हूं 1 पे, मैं ब्रोमो यहां भी रख सकता था 2 पे, मैं ब्रोमो यहां भी रख सकता था 3 पे। तो वो सारे अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, दे आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। हाउ डू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड? चलो बहुत सिंपल सा है, ये कितने कार्बन है? 2, इथ, सिंगल बॉन्ड है N, Br को क्या लिखेंगे आगे? ब्रोमो। एक कार्बन को लिखते हैं मिथ, एक कार्बन में N ही लगा जाता है। और ये कौन सा ग्रुप है? CHO मतलब एल्डिहाइड, मिथेनॉल, मिथ एन आल। कितने कार्बन? हेक्स, ट्रिपल बॉन्ड, आइन, हेक्स आइन, डन। हेक्स आइन, ट्रिपल बॉन्ड, हेक्स आइन। चलो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। पहला प्रॉपर्टी है इट इज कंबशन, अटेंशन एवरीवन। पहला प्रॉपर्टी है कंबशन, कंबशन तो कार्बन इन ऑल एलोट्रोपिक फॉर्म, कार्बन बहुत इजीली बर्न होता है। क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड along with the release of large amount of heat and light। सिंपल फॉर्मूला, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में बनेगा हीट एंड लाइट। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड लेते हैं मिथेन, CH4, मिथेन को बर्न करते हैं, ये भी बनाएगा CO2 प्लस H2O प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। तो कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड एवरीथिंग कैन बर्न। ठीक है, these are the oxidation reactions, why? because the oxygen is added to the compounds। तो इसे क्या कहेंगे अपने? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहेंगे। यहां पे देखो C में भी O ऐड होकर CO2 बना, H में भी O ऐड होकर क्या बना? H2O बना।
इस रिएक्शन को बैलेंस करो तो H4 है, ऑक्सीजन हो गया 2 + 2 4, यहां क्या लग जाएगा 2, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, नेक्स्ट। अब जब हम कार्बन कंपाउंड को बर्न करते हैं तो कुछ कार्बन कंपाउंड्स शूटी फ्लेम के साथ जलते हैं और कुछ कार्बन कंपाउंड क्लियर फ्लेम के साथ जलते हैं। तो यूजुअली जो कार्बन कंपाउंड सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्डेड, उनका फ्लेम जो है वो एकदम क्लियर रहता है विदाउट एनी शूट। और जो कार्बन कंपाउंड्स अनसैचुरेटेड है उनको बर्न करने पे उनका फ्लेम कैसा रहता है, शूटी फ्लेम रहता है, धुआं निकलता है ब्लैक कलर का। देखो फटाफट, saturated hydrocarbon generally give a clean flame, while unsaturated carbon compound will give a yellow flame with a lots of black smoke. And because of this black smoke, there is a sooty deposit on the metal plate. दिया जलाते हो ना तो लास्ट में एकदम ब्लैक ब्लैक डिपॉजिट रह जाता है, बिकॉज जो ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, और जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड जलता है तो फ्लेम भी स्मोकी आती है और लास्ट में बहुत सारा नीचे ब्लैक ब्लैक पार्ट बच जाता है। लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर, अगर एयर सप्लाई कम कर दोगे तो सैचुरेट का भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा, बिकॉज कंबशन के लिए ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट चाहिए। अगर आप ऑक्सीजन सप्लाई कम कर दोगे तो जो सैचुरेट वाला है उसका भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा। सो इफ द सप्लाई ऑफ एयर इज लिमिटेड, this result in incomplete combustion of even saturated hydrocarbon giving a sooty flame. The gas or kerosene stove used at home has inlets for air. देखना स्टोव के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जहां से एयर आती है। एयर इसलिए आती है क्योंकि अपने को ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट चाहिए। अगर ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट नहीं मिला तो फिर फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होगा और उसमें बहुत सारा फ्यूल वेस्ट होगा, राइट। तो गैस एंड केरोसिन स्टोव में क्या होता है, इनलेट्स फॉर एयर होते हैं, सो दैट सफिशिएंट ऑक्सीजन आए आपके पास और कंबशन कैसा हो, कंप्लीट हो, और फ्लेम कैसा मिले आपको, क्लियर ब्लू फ्लेम मिले। इफ यू ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल गेटिंग ब्लैकन, इट मींस दैट द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड and fuel is getting wasted. Fuels such as coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur also. Their combustion result in formation of oxides of sulfur and nitrogen, which are major pollutant to the environment. तो फ्यूल के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है, जिसको बर्न करने से नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड बनते हैं, एंड दैट इज अ मेजर पॉल्यूटेंट। एसिड रेन के अंदर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर होते हैं ये सारे। Why do substances burn with or without flame? ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फ्लेम कब दिखेगा, फ्लेम कब नहीं दिखेगा? तो यूजुअली कोई भी कंपाउंड के अंदर जो वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है, वॉलेटाइल मतलब जो इजीली वेपोरेट हो जाए गर्म करने पे, तो जो वॉलेटाइल सब्सटेंस गर्म होता है तो उसके वेपर बनते हैं और उसके वेपर की वजह से आपको फ्लेम दिखता है। और जैसे ही सारा वॉलेटाइल सब्सटेंस जल जाएगा उसके बाद जो कंबशन होगा उसमें कोई फ्लेम नहीं होगी। कोयले को बर्न करोगे ना, कोल को, तो स्टार्टिंग में येलो फ्लेम दिखता है। क्यों? बिकॉज कोल में जो भी वॉलेटाइल सब्सटेंस होगा वो वॉलेटाइल सब्सटेंस जब बर्न होगा तो आपको फ्लेम दिखेगा। पर जैसे ही वॉलेटाइल सब्सटेंस पूरी तरह बर्न हो जाएगा उसके बाद कोल किसी भी फ्लेम के बिना जलता है। खाली आपको रेड हॉट दिखेगा बट आपको वो फ्लेम नहीं दिखेगी कोल जब बर्न होता है तब। ठीक है, कभी बारबेक्यू करने बैठो ना, देखना अगली बार। A candle or the LPG in the gas stove burns with a flame. The coal or charcoal in an अंगीठी, अंगीठी मतलब बारबेक्यू, बत्ती। Coal or charcoal just glows red and gives out heat without any flame. This is because, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, flame is only produced when gaseous substance burn. Flame is only produced when the gaseous substance, volatile का मतलब क्या है, जो इजीली क्या बन गया, गैस बन गया, और जब ये गैसियस सब्सटेंस बर्न होंगे तब आपको फ्लेम दिखता है। When wood or charcoal is ignited, जितना सब्सटेंस volatile होगा that will vaporize and that vapor will burn with a flame in the beginning. A luminous flame is seen when the atom of the gaseous substance are heated and start to glow. The color produced by each element is characteristic property of that element. क्या कहा, जब भी आप मान लीजिए कोल को आपने बर्न किया, आपने जैसे ही कोल को जलाया तो कोल में जो भी वॉलेटाइल चीजें होगी
सबसे पहले वो वेपर में कन्वर्ट होगी, गैस में कन्वर्ट होगी। और जब ये गैस जलेगा, जब गैस जलेगा तो हाई टेम्परेचर पे गैस में से पर्टिकुलर कलर की लाइट निकलेगी जो आपको दिखती है इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम। वापस पढ़ो एक बार ये स्टेटमेंट। When the wood or charcoal is ignited, the volatile substance present vaporize and that burn with a flame in the beginning. Why you can see the flame? A luminous flame is seen when the atoms of gaseous substance are heated and this substance starts to glow. The color produced by each element is characteristic property of that element. हर एक जो गैस होता है ना वो अलग अलग कलर से बर्न होता है, ठीक है। आगे, incomplete combustion gives shoots which is carbon. On this basis yellow color of the candle flame is due to the carbon atoms. जब incomplete combustion होता है ना तो आपको फ्लेम कैसा दिखता है? येलो दिखता है। कैसा फ्लेम दिखता है आपको? येलो फ्लेम दिखता है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जो कार्बन के जो एटम्स हैं, वो कार्बन के एटम्स जब गर्म हो रहे हैं ना तो वो येलो कलर की लाइट एमिट कर रहे हैं और इसीलिए आपको वो फ्लेम कैसा दिख रहा है? येलोइश दिख रहा है। बिना मटर वेट कराओ, मुखली तो घर है, बैसा लो बाहर, तो बनाई दो तो ये ऊपर रखो, बाहर ऊपर रखो, ऊपर रखो। हल्के में लेते हैं मुझे, ओके और लेते हल्के में है ना मुझे। गलत बात कर दी तूने। चलिए, तो ये इस पर्टिकुलर, ये स्लाइड में क्या लिखा है कि आपको फ्लेम कब दिखती है, फ्लेम कब नहीं दिखती है। तो मुख्य मुद्दा इतना ही है, जब कोई भी गैस बर्न होता है तो फ्लेम दिखती है। तो सब्सटेंस में जो भी वॉलेटाइल चीजें होगी वो जब गैस बनेगी और जब वो गैस का पार्टिकल गर्म होगा तो उसमें से लाइट निकलेगी एंड यू कैन सी द फ्लेम। एक बार पूरा गैसियस पार्टिकल बर्न हो गया उसके बाद आपको कोई फ्लेम दिखती नहीं है। विदाउट फ्लेम फिर बर्निंग होता रहता है। आगे, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। सिंपल बात समझा देता हूं, कोल एंड पेट्रोलियम कैसे बनता है भाई। जो भी प्लांट्स या वेजिटेशन मिलियंस ऑफ ईयर पहले होगा, जब वो डिके हुआ, जमीन में गया, ठीक है, ओवर द टाइम धीरे धीरे वो कवर होता गया बाय डिफरेंट लेयर्स, धीरे 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 डिकम्पोज होते 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 फाइनली वो क्या बन जाता है? कोल बन जाता है। सिमिलरली पेट्रोलियम, जितना भी मरीन लाइफ है, वो मरीन लाइफ जब डिके हुआ, ठीक है, तो वो गया कहां पे? लास्ट में सी बेड में। फिर अलग अलग लेयर्स ने उसको कवर किया, मिलियंस ऑफ ईयर तक उसका डिकम्पोजिशन होता रहा होता रहा होता रहा और वो फाइनली क्या बन गया? पेट्रोलियम बन गया। तो जमीन के जो वेजिटेशन डिके हुए सालों पहले वो क्या बन गए? कोल। और मरीन में जो चीजें डिके हुई सालों पहले वो क्या बन गई? पेट्रोलियम। ठीक है, इतने डिटेल में कोई क्वेश्चन इससे आते नहीं है, बट इतना ध्यान होना चाहिए, जमीन की चीजें जब डिके हुई तो कोल बना और मरीन लाइफ की चीजें जब डिके हुई तो पेट्रोलियम बना। बस इतनी बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। आगे जाके जब ये स्लाइड आपके पास आएगा तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे 3-4 रिएक्शन ऐसे है ना जो बैठे आपको रट्टे मार के ही जाना है, सीधे सीधे आते हैं एग्जाम में। लेट्स सी द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। व्हाट वी आर डूइंग, हमने लिया यहाँ पे अल्कोहल। कैसे पता चला ये अल्कोहल है? OH है, तो ये है इथेनॉल। इथेनॉल मतलब दारू है ये, सिंपल लैंग्वेज में ये क्या। इसमें अगर हम ऐड करते हैं अल्कलाइन KMnO4, इसे कहते हैं पोटाशियम परमैंगनेट, KMnO4, पोटाशियम पर मैंगनेट, KMnO4। और यू कैन टेक एसिडिफाइड K2Cr2O7, K2Cr2O7 उससे कहते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो जब भी अल्कोहल के अंदर आप इन दोनों में से किसी को भी डाल के गर्म करोगे, अल्कोहल प्लस एसिडिफाइड KMnO4 डाल के गर्म करो या
एसिडिफाइड K2 अल्कलाइन KMnO4 लो या एसिडिफाइड K2Cr2O7 डाल के गर्म करो, ये अल्कोहल वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइज होके बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा? ये ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो KMnO4 है वो एकदम डार्क पर्पल कलर का होता है और इसका जो पर्पल कलर है वो गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी यूज हो चुका है ऑक्सीडेशन करने में, तो इसका खुद का पर्पल कलर गायब हो जाएगा। राइट? क्या कहेंगे इस रिएक्शन को हम? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसका ऑक्सीडेशन किया हमने? अल्कोहल का। किससे करवाया? अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7। अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में। सिंपल। आप देखो तो अल्कोहल का ये H2 निकल गया, देखो H2 निकल गया और H2 की जगह पे कौन आ गया? O आ गया। देखो COOH हो गया। इधर जो H2 था उसकी जगह इधर क्या आ गया? O आ गया। तो हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, ऑक्सीजन इज एडेड। क्या रिएक्शन हो गया? ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है? ओके, आगे रिएक्शन क्लियर है? अभी मैरी माता स्कूल में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ऐसा कुछ आया था ना, तो उसमें आपको ये सब कुछ लिखना था। कार्बन कंपाउंड का कंबशन, कार्बन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, फिर कार्बन कंपाउंड का कौन सा रिएक्शन है ये? एडिशन रिएक्शन। चलो लेट्स सी एडिशन रिएक्शन क्या है बेटा। एडिशन कहां पे होता है पहले वो समझ लो। एडिशन होता है जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। भाई एडिशन कहां होता है? जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो हमने यहां पे लिया है डबल बॉन्डेड कंपाउंड, जिसको हम प्यार से कहते हैं अल्कीन। क्या कहते हैं इसे हम? अल्कीन। अगर ये अल्कीन का हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। व्हाट इज कैटालिस्ट? जो रिएक्शन को स्पीड करे, स्पीड अप करे। सो कैटालिस्ट आर दो सब्सटेंसेस दैट कॉजेज अ रिएक्शन टू अकर और प्रोसीड एट डिफरेंट रेट विदाउट रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। अगर निकल नहीं भी डालोगे तो भी रिएक्शन यही होगा, बट स्लो होगा। निकल डालते ही रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। हुआ क्या? देखो रिएक्शन में भाई ये जो H2 है उसका एक H इस कार्बन पे आ गया, एक H इस कार्बन पे आ गया, क्योंकि दोनों पे एक एक H आ गए तो डबल बॉन्ड टूट के क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। कौन सा रिएक्शन हुआ ये? एडिशन। पहले कौन सा किया था? कंबशन, फिर ऑक्सीडेशन, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर कौन सा रिएक्शन किया आप मैंने? एडिशन। कहां पे होगा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, देखो यहां पे लिखा भी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन किसको ऐड करेंगे? हाइड्रोजन को, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल। अब ये रिएक्शन का काम क्या है? इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग अ निकल कैटालिस्ट। तो ये जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, ये होता है अनसैचुरेटेड। इसको हम सैचुरेट करते हैं बाय एडिंग द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ विच कैटालिस्ट? निकल। एक मार्क में ये क्वेश्चन 100% आता है। हाइड्रोजिनेशन में कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है? निकल। तो जो ऑयल हम खाते हैं, कपास तेल हो गया या कोई भी सोयाबीन तेल हो गया, कोई भी तेल जो है, वेजिटेबल ऑयल जो है वो अनसैचुरेट होता है, उसको सैचुरेट करा जाता है बाय निकल कैटालिस्ट एडिंग द हाइड्रोजन। प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। सो जो वेजिटेबल ऑयल है दे आर यूजुअली अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स, while जो एनिमल फैट्स होते हैं दे आर सैचुरेटेड कार्बन चेन। वेजिटेबल ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड, एनिमल फैट्स आर सैचुरेटेड कार्बन चेन्स। एनिमल फैट जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स which are said to be harmful। एनिमल फैट्स कैसे होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और ये कैसे होते हैं? हार्मफुल फॉर द हेल्थ होते हैं। सो ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। तो हम जो कपासिया तेल खाते हैं, सिंग तेल खाते हैं, वो सारे वेजिटेबल ऑयल है, सारे अनसैचुरेटेड होते हैं एंड दे आर गुड फॉर कुकिंग। ठीक है? अब डालडा घी जो आता है, डालडा घी कहते हैं, मार्गेनिन कहते हैं, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और वो हमें खाना नहीं चाहिए। तो मैं सिंपल रिएक्शन यहाँ पे लिख सकता हूँ, जो वेजिटेबल ऑयल है उसका हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट, तो ये क्या बन जाएगा? वेजिटेबल घी बन जाएगा। ठीक है, आगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन कौन देगा? सैचुरेटेड देगा। कौन देगा सब्स्टिट्यूशन? सैचुरेटेड, क्योंकि सैचुरेट ने ऑलरेडी सारे बॉन्ड बना के रखे हैं। लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ मीथेन।
अगर मुझे हाइड्रोजन को निकाल के किसी को लाना है तो मैं उसे क्या कहूंगा, सब्स्टिट्यूशन। एक गया दूसरा आया, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो फॉर सब्स्टिट्यूशन लेट्स से हमने यहां पे लिया क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बुक में क्या दिया, यही दिया ना, 11th में तो यही आता है। लेट मी चेक क्या दिया है बुक में, चैप्टर आज बहुत बड़ा लग रहा है मुझे। हाँ, क्लोरीन गैस दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सी व्हाट विल हैपन, एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसको कौन सब्स्टिट्यूट करेगा, क्लोरीन। तो क्या बनेगा ये, CH3 कौन आ गया यहाँ पे, Cl, और जो H निकला वो दूसरे Cl के साथ जाएगा। कौन सा रिएक्शन है ये, सब्स्टिट्यूशन। कौन देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सैचुरेटेड। एडिशन कौन देगा, अनसैचुरेटेड, जिसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड वाले कौन सा रिएक्शन देंगे, सब्स्टिट्यूशन, जहां पे H को निकाल के दूसरे ग्रुप को हम लेके आएंगे सामने से। स्टेटमेंट पढ़ेंगे, सैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स आर अनरिएक्टिव एंड दे आर इनर्ट, but in the presence of sunlight chlorine is added to hydrocarbon. Chlorine is added to hydrocarbon in a very fast reaction. Chlorine can replace the hydrogen atom one by one. तो hydrogen निकलेगा, chlorine आएगा. It is called as substitution because hydrogen is replaced by chlorine. A number of products are usually formed with the higher homologous of alkanes. So बारी बारी से सारे हाइड्रोजन निकालता जाएगा क्लोरीन और खुद आता जाएगा अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा रिएक्शन है, अब आखिरी दो थियरी पे आ गए, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। बुला लो उनको, ओके चलो। हाँ, एसीटोन, एसीटोन मतलब प्रोपेनॉन, एसीटोन मतलब प्रोपेनॉन, एसीटोन मतलब प्रोपेनॉन, प्रोप एन ऑन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ऑन मतलब कीटोन, बाकी सारे हाइड्रोजन, ये है एसीटोन। CH3 COCH3, और कितने लोग हैं बाहर, 3 4 5 6, बाकी गए उस तरफ आओ, उस तरफ पीछे। तो तू तो बैठा था ना ऑलरेडी, तू जाना उधर। ओए एल्विन इस तरफ जा, वो बैठा था ऑलरेडी वहां पे। इस तरफ जा एल्विन। ए चलो ध्यान यहाँ पे, फटाफट इथेनॉल की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इथेनॉल क्या कंपाउंड है, CH3 CH2OH, क्या कहेंगे इसको, इथेनॉल, 2 कार्बन का अल्कोहल। रूम टेम्परेचर पे इथेनॉल क्या होता है, लिक्विड। इथेनॉल को हम कॉमनली क्या कहेंगे, अल्कोहल। और जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, उन सबका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, इथेनॉल होता है, ठीक है। इट इज गुड सॉल्वेंट। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये 9th स्टैंडर्ड में था, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। आयोडीन का किसके अंदर सॉल्यूशन, इथेनॉल में। कफ सिरप्स एंड मैनी टॉनिक्स। Ethanol is also soluble in water in all the proportions. Consumption of small quantity of ethanol causes drunkenness. Intake of even small quantity of pure ethanol. Pure ethanol जिसे कहा जाता है absolute alcohol, it can be lethal. चलो, इथेनॉल की दो ही प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। पहला है सोडियम के साथ का रिएक्शन, सुनना ध्यान से, बहुत इजी है। ये हो गया इथेनॉल। जैसे ही आपने इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया, सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकाल के खुद अपनी जगह बना लेगा। ये बन जाएगा C2H5O- Na+, इसे कहेंगे सॉल्ट ऑफ सोडियम। नाम है इसका सोडियम इथॉक्साइड। कौन बाहर निकला बताओ, H किस फॉर्म में जाएगा, H2। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, अल्कोहल नेचर में कैसा होगा, वीक एसिडिक, क्योंकि मेटल जिस सब्सटेंस में से H2 निकालता है वो सब्सटेंस कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ये जो अल्कोहल है वो नेचर में कैसा है, वीक एसिड है, क्योंकि अल्कोहल ने जब सोडियम से रिएक्ट किया तो कौन सा गैस इवॉल्व किया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व किया, ठीक है। देन रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दो ही रिएक्शन है इसका। सेकंड रिएक्शन कौन सा है,
सो इफ आई टेक इथेनॉल, देखना ध्यान से, ये हो गया आपका इथेनॉल, CH3 CH2OH। अटेंशन एवरीवन, इसको अगर मैं गर्म करूं with concentrated sulfuric acid at what temperature? 443 Kelvin टेम्परेचर, क्या होगा देखना ध्यान से, इधर से OH जाएगा, बाजू में से H जाएगा, क्या निकल गया? H2O। क्या बचा यहां पे? C दोनों के पास दो दो H बच गया, OH गया, 2H बचा, एक H गया, 2H बचा, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, तभी उसके बॉन्ड कंप्लीट होंगे। OH और H मिलकर क्या निकला? H2O। जिस रिएक्शन में पानी बाहर निकल जाता है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन एज द वाटर इज एलिमिनेटेड। तो दो ही रिएक्शन है इथेनॉल के, खाली दो रिएक्शन, एक सोडियम डाल के सॉल्ट बना C2H5O Na+, और दूसरा जब आपने उसमें कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाला 443 केल्विन पे, तो एक H2O बाहर निकल के क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। अब इथेनॉल किस तरह से लिविंग बीइंग को इफेक्ट करता है? So when large quantity of ethanol are consumed, it tends to slow the metabolic process and it depresses the central nervous system. This results in lack of coordination, mental confusion, drowsiness, lowering the normal inhibition, and finally stupor. देखो ना, रास्ते में इधर उधर गिरे होते हैं, ये रास्ते में होते हैं। The individual may feel relaxed without realizing that his sense of judgment, sense of timing, and muscular coordination have been seriously impaired. मिथेनॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से, अगर किसी ने मिथेनॉल गलती से पी लिया, so methanol in a very small quantity can cause death. Why so? The reason is methanol ऑक्सीडाइज होगा किसमें? मिथेनॉल में, इन लिवर। मिथेनॉल रैपिडली रिएक्ट करेगा सेल के कंपोनेंट्स के साथ, मिथेनॉल से क्या बन जाएगा लिवर में? मिथेनॉल। मिथेनॉल सेल के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट कोगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म। कोगुलेशन पता है ना, जो ब्लड है वो एकदम ठीक हो जाएगा, जम जाएगा, ब्लड के क्लॉट्स बन जाएंगे। इन मच द सेम वे द एग इज कोगुलेटेड बाय कुकिंग, methanol also affects the optic nerves and it causes blindness. Ethanol is an important industrial solvent. To prevent the misuse of ethanol, ethanol बहुत इंडस्ट्री में यूज होता है, पेंट इंडस्ट्री, लेकर इंडस्ट्री, ठीक है। तो अगर इथेनॉल ऐसे ही दे दिया तो पार्टी पार्टी हो जाएगी रोज ही, तो उस इथेनॉल को अपने को अनफिट करना पड़ता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो उसके लिए क्या किया जाता है? सो इट is made unfit for drinking by adding poisonous substance like methanol to it. तो जो इंडस्ट्री में इथेनॉल यूज होता है उसमें थोड़ा मिथेनॉल डाला जाता है ताकि वो पॉइजनस हो जाए। दूसरा, डाइज ऐड किए जाते हैं ताकि उसका कलर चेंज हो जाए, यूजुअली कॉपर सल्फेट डाल के उसको ब्लू करा जाता है, राइट, एंड इट इज आइडेंटिफाइड इजीली। और इस अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? डीनेचरेटेड अल्कोहल, जो पीने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। ओके, लास्ट थियरी, अल्कोहल एज अ फ्यूल। अभी आप खुद से देख लीजिएगा, अभी आप कोई भी नई गाड़ी लोगे ना तो उसके इंजन के पास देखना एक स्टिकर मारा होता है, E22 E20 ऐसा कुछ लिखा होता है। तो E20 का मतलब है कि आप पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल भी एज अ फ्यूल यूज कर सकते हो, बिकॉज भविष्य में आज से 5-6 साल के बाद इथेनॉल धीरे धीरे पेट्रोल को रिप्लेस कर लेगा, बिकॉज इथेनॉल इज अ मच क्लीनर फ्यूल कंपेयर टू पेट्रोल। तो अभी से इंजन ऐसे डिजाइन करे जा रहे हैं जिसमें अल्कोहल एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। तो वो आप देखना नए इंजन के ऊपर लिखा होता है E20 25 ऐसे। ओके, चलिए नेक्स्ट इज, ध्यान यहां पे, इथेनॉइक एसिड, 2 कार्बन का एसिड है, 2 कार्बन का एसिड, इथेनॉइक एसिड, कॉमन नेम क्या है इसका? एसिटिक एसिड, ठीक है। ध्यान यहां पे 5 to 8% एसिडिक एसिड इन वाटर, क्या कहते हैं इसको? विनेगर। विनेगर मतलब पानी के अंदर कितना इथेनॉइक एसिड डालना है? 5 to 8%। पानी में 5 to 8% इथेनॉइक एसिड डाला जाता है, जो सॉल्यूशन बनता है उसे कहते हैं विनेगर, एंड इट इज वाइडली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव
in pickles. The melting point, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, melting point of pure ethanoic acid is very small, very low, which is 290 Kelvin, which is around 17 degree Celsius. इथेनॉइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो खाली 17 डिग्री सेल्सियस होता है. तो सर्दियों के सीजन में जब टेम्परेचर 17 डिग्री के नीचे जाएगा तो इथेनॉल फ्रीज हो जाएगा, और जब इथेनॉल फ्रीज होगा देन इट विल अपीयर लाइक ग्लेशियर्स, एंड दैट्स व्हाई इथेनॉल इज कॉल्ड, इथेनॉल इज नोन एज ग्लेशियल एसिडिक एसिड, क्योंकि जब वो सर्दियों में जमेगा तो ग्लेशियर जैसा अपीयर होगा. नेक्स्ट, अनलाइक मिनरल एसिड लाइक HCl which are completely ionized, कार्बोक्सिलिक एसिड नेचर में कैसे होते हैं, वीक होते हैं. इसका मतलब H+ तो है बट सारे H+ आयन बनने वाले नहीं है, कुछ ही H+ आयन बनेंगे, बाकी पड़े रहेंगे एज इट इज, सो दे आर कॉल्ड एज वीक एसिड्स. चलो, इथेनॉइक एसिड के दो रिएक्शंस. ये स्लाइड अगर पेपर में नहीं होगा ना तो पेपर फाड़ देना. ये होता ही है पेपर में. क्या है देखो ध्यान से, इथेनॉइक एसिड, ओ भाई क्या गलत लिखवा रहे हो मेरे पास. ध्यान दो, यहां पे सेकंड चैप्टर चल रहा है, ध्यान दो. यहां पे बड़े बड़े चैप्टर पकड़ लेते हो तुम हाथ में. ओके, ध्यान यहां पे. इथेनॉइक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विथ इथेनॉल, किससे रिएक्शन करवाना है इसका, इथेनॉल के साथ. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटालिस्ट, तो हम यहां पे एसिड लेने वाले हैं एज अ कैटालिस्ट. एसिड मतलब H+. रिवर्सिबल ये रिएक्शन है. देखना क्या होगा, ध्यान से देखना सब लोग. एक H2O निकल जाएगा, ध्यान से देखना, ये OH और ये H निकल जाएगा, बाकी जोड़ दो साथ में CH3. CO को ऐसे लिखते हैं, डबल बॉन्ड O होता है, ये जो O है वो. बाकी इसको लिखो यहां से OCH2 CH3. क्या बाहर निकला, H2O. ये जो कंपाउंड बना उसमें ये जो ग्रुप है COO ग्रुप, क्या ग्रुप कहते हैं इसको, एस्टर, और कंपाउंड का नाम है इथाइल इथेनोएट. इथाइल इथेनोएट. और ये कंपाउंड स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है और जो यूज होता है इन परफ्यूम्स एज वेल एज फ्लेवरिंग एजेंट्स. रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन, बिकॉज हमने एस्टर बनाया. अब अगर ये एस्टर का हम रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ, अल्कली के साथ, ध्यान से देखना, मैंने लिया वापस एस्टर CH3, यही एस्टर हमने बनाया है. अगर मैंने लिया NaOH, ये एस्टर यहां से टूटेगा और इस पार्ट को मिलेगा Na. ये हो गया CH3 COO माइनस Na+, और ये वाला जो पार्ट है उसको मिलेगा OH, ये बन जाएगा वापस एल्कोहल. हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, it is the formula of soap and the process is called as saponification. So on treating with sodium hydroxide, which is alkali, the ester is converted back to alcohol. Alcohol वापस मिला, देख लो आपको. And sodium salt of carboxylic acid, क्या है ये, sodium salt of carboxylic acid. It is sodium salt of कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या है ये, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो जब आपने एस्टर को ट्रीट किया विद अल्कली, एस्टर टूटा, आपको वापस ओरिजिनल अल्कोहल मिला, और ये वाला पार्ट आपको किस फॉर्म में मिला, सॉल्ट के फॉर्म में मिला, राइट. एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन बिकॉज इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप्स. सोप्स क्या होते हैं, सोप्स होते हैं सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये है ना सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चेन एकदम लंबी रहती है, 16 to 18 कार्बन का चेन होता है, तो उसे कहते हैं सोप. सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट्स कॉल्ड सोप. 16 to 18. आप कभी भी सोप अपने घर पे देखना, सोप का जो पीछे लिखा होता है ना इंग्रेडिएंट, उसमें देखना पाल्मिटेट, स्टीयरेट ऐसा लिखा होगा, और फिर गूगल करना कि वो पाल्मिटेट क्या है, स्टीयरेट क्या है. यू विल फाइंड दैट 16 to 18 कार्बन का चेन होगा, आगे होगा COO माइनस Na+, K+.
इतना कौन देखता है नहाते वक्त? रिएक्शन विद बेस भाई, तो अपना कंपाउंड है एसिड। अपना कंपाउंड क्या है? एसिड है। एसिड किससे रिएक्ट करता है? बेस के साथ। कोई भी बेस ले लीजिए, लेट्स से NaOH। क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। एसिड में से क्या निकलता है? H प्लस। बेस में से क्या निकलता है? OH माइनस। यू विल गेट CH3 COO माइनस Na प्लस प्लस H2O। ये है आपका सोडियम एसिटेट। क्या सॉल्ट है ये? सोडियम एसिटेट। और ये रिएक्शन में ये जो CH3 COOH है ये वीक एसिड है। राइट। तो इथेनॉल में भी दो ही रिएक्शन थी, एक सोडियम के साथ थी और एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन थी इथेनॉल में। इथेनॉइक एसिड में भी दो ही रिएक्शन है, एक अल्कोहल के साथ एस्टर बनेगा, एस्टर में NaOH डालोगे तो सोप बनेगा, और दूसरा एसिड बेस रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। तीसरा भी है यहाँ पे, तो मेरे को लगा दो ही है। कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, ये भी एसिड बेस चैप्टर से ही है। CH3 COOH प्लस मेटल कार्बोनेट, लेट्स टेक सोडियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, कौन सा गैस इवॉल्व होता है? CO2। तो वही रिएक्शन है ये। यू विल गेट सॉल्ट CH3 COONA प्लस वाटर प्लस CO2। चलो इसको बैलेंस करते हैं। Na2 है, पूरा CH3 COO2 हो गया, बाकी सब कुछ बैलेंस होगा, चेक कर लो। कार्बन एक है, कार्बन एक, डिसबैलेंस्ड। हाइड्रोजन कार्बोनेट, you know what is hydrogen carbonate? NaHCO3. Again you get a salt CH3 COONA plus H2O plus CO2। अब ये जो रिएक्शन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट है। द रीजन इज इसका मिलेगा आपको एफरवेसेंस। तो एक्सरसाइज में एक ऐसा क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज में ऐसा एक क्वेश्चन है, हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम क्या करेंगे? सिंपली दोनों के अंदर सोडियम कार्बोनेट डाल देंगे। जिस टेस्ट ट्यूब में एफरवेसेंस आया, बबल आया एकदम, वो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस इवॉल्व करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको मिलते हैं बबल्स, एफरवेसेंस मिलता है। एंड दैट्स अ टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, एफरवेसेंस व्हिच इज टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो चलते चलते आखिरी टॉपिक पे आ गए इसके, मिशेल। ये क्वेश्चन देखो, ये रहा, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी बताया आपको मैंने, दोनों के अंदर सोडियम कार्बोनेट डालिए, इसमें बबल्स आएंगे, वो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। चलो, लगभग लगभग गारंटीड क्वेश्चन आया था किसी के स्कूल में ये मिशेल फॉर्मेशन? कोई स्कूल में नहीं आया था? आया था ना? तो मैरी माता में आया था, वो हाथ ऊपर कर रहा है पीछे। ठीक है, बोर्ड में आएगा। ओके भाई, प्रीवियस पेपर देखो, बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मिशेल फॉर्मेशन। चलिए सबसे पहले अटेंशन एवरीवन, ओ भाई ध्यान यहाँ पे, मिशेल फॉर्मेशन एकदम प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिशेल क्या होता है, मिशेल कैसे काम करता है। तो मिशेल होता है बेसिकली क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल। कहा डेफिनेशन है, ये रहा, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। क्या होता है मिशेल? क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल। क्लस्टर मतलब ग्रुप, झुंड। तो मिशेल इज क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच द हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से दूर रहता है, हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इन इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर and the ionic ends are on the surface of the cluster. This formation is called as Michel. अब समझो ध्यान से, मैं आपको पहले सोप मॉलिक्यूल बताता हूं। तो सोप मॉलिक्यूल क्या होता है? सोप मॉलिक्यूल होता है लॉन्ग चेन, ये कार्बन का चेन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, ये है सोप का मॉलिक्यूल।
इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है सोप? सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे इसको आप पानी में डालोगे, सबसे पहले ये Na+ अलग हो जाता है। Na+ का हमें कोई काम नहीं है क्लीनिंग के लिए। अब ये जो मॉलिक्यूल है बाकी बचा हुआ, उसमें दो पार्ट्स है। एक ये पार्ट है, ये जो है उसे कहते हैं आयोनिक हेड, और ये नेचर में हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, और जो ऑयल, डर्ट, ग्रीस होता है उसको ये रिपेल करता है। ये जो कार्बन का चेन है इसे कहते हैं अपने नॉन पोलर टेल, और ये नेचर में होता है हाइड्रोफोबिक। इसको पानी से फोबिया है, तो ये पानी को रिपेल करता है, और ये ऑयल हो गया, डर्ट हो गया, उसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है। अब होगा क्या? जैसे ही हमने क्लीनिंग करने के लिए सोप डाला, पहले सोप डिसॉल्व हुआ, Na+ निकल गया, ये सारे मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए। अब ये वाला जो हेड वाला पार्ट है वो कहां रहेगा? पानी में रहेगा। और जो भी कपड़े के ऊपर डर्ट है, ऑयल है, ग्रीस है, उन सबके साथ कौन जाके चिपक जाएगा? टेल, क्योंकि वो ऑयल को अट्रैक्ट करती है। तो देखो यहां पे इस फिगर में देखो ध्यान से, ये डर्ट का पार्टिकल है, जैसे आपने पानी में डाला, ये सारी जो टेल्स है, देखो सारी टेल डर्ट के पास आ गई, और सबने मिलके क्या किया? डर्ट को पकड़ लिया। देखो दिख रहा है आपको? सबने मिलके क्या करा? डर्ट को पकड़ लिया। और अब ये सब मिलके डर्ट को खींच लेंगे बाहर। खींच लिया सबने मिलकर डर्ट को बाहर, खींचा कि नहीं? तो जब ये सब मिलके डर्ट को बाहर खींचेंगे, तब इस तरह का कुछ क्लस्टर बनेगा। ये बीच में क्या है? ऑयली ड्रॉपलेट, डर्ट कह लो या ग्रीस कह लो, राइट। और सारी के सारे जो कार्बन की टेल है वो उसको पकड़ के बाहर लाएगी खींच के, और सारे के सारे जो हेड्स है वो कहां रहेंगे? सरफेस पे रहेंगे। है कि नहीं है? तो अब डेफिनेशन क्या था? क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, क्लस्टर पूरा एक क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इन द इंटीरियर। टेल्स आर इन द इंटीरियर, दिख रहा है आपको? टेल कहां पर है? अंदर है। एंड द हाइड्रोफिलिक हेड्स आर ऑन द सरफेस, दिख रहा है आपको? हाइड्रोफोबिक टेल कहां पर है? इंटीरियर में, और हेड्स कहां पर है? सरफेस पे। तो ये जो क्लस्टर बना, उस क्लस्टर को हम क्या कहते हैं? मिशेल कहते हैं। क्या कहते हैं इस क्लस्टर को? हम मिशेल कहते हैं। तो जब भी मिशेल का थियरी आए, पहला सोप मॉलिक्यूल के बारे में लिखना है, ठीक है? उसके बाद लिखना है एग्जैक्टली क्या? पढ़ो यहां पे। सोप्स आर मॉलिक्यूल इन विच देयर आर टू एंड्स। एक हाइड्रोफिलिक जो हेड था, जो पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा। अदर इज हाइड्रोफोबिक, जो टेल था, जो हाइड्रोकार्बन मतलब ऑयल, डर्ट, ग्रीस के साथ इंटरेक्ट करेगा। सोप जब सरफेस पे होगा तो सारी टेल कहां रहेगी? पानी के अंदर रहेगी। तो टेल्स ऑफ सोप विल नॉट be soluble in water, and the soap will align along the surface of water with the ionic end in water and hydrophobic tail producing out of the water. क्या कह देखो, ये पानी का सरफेस है। हमने जब इसमें सोप मॉलिक्यूल डाला तो क्या होगा? जो हेड है वो कहां रहेगा? पानी के अंदर, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है। और सारी टेल कहां रहेगी? पानी के बाहर, बिकॉज वो हाइड्रोफोबिक है। सरफेस के ऊपर सारा हेड कहां रहेगा? पानी के अंदर, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है। और सारी टेल कहां रहेगी? पानी के बाहर, बिकॉज वो हाइड्रोफोबिक है। अब क्या होगा आगे देखो। इनसाइड द वाटर दिस मॉलिक्यूल्स विल हैव यूनिक ओरिएंटेशन दैट कीप्स द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ द वाटर। देख लो, हाइड्रोकार्बन पोर्शन कहां पर है? आउट ऑफ द वाटर। ये सब वेट कर रहे हैं कोई डर्ट या ऑयल का पार्टिकल आए तो हम एक्शन में आए। जब तक डर्ट या ऑयल का पार्टिकल नहीं है, तब तक ये पानी के बाहर रहेगी, सारी टेल्स वेट करेगी अपने मौके का। अब देखो, जैसे ही अभी तो अब वहां पे आ गया, वो डेफिनेशन आ गया आपके मिशेल का। आगे देखो, सोप इन फॉर्म ऑफ मिशेल इज एबल टू क्लीन सिंस द ऑयली डर्ट विल बी कलेक्टेड इन सेंटर ऑफ मिशेल। सारे मिशेल के सेंटर में क्या कलेक्ट हो जाएगा? डर्ट। द मिशेल स्टेज इन सॉल्यूशन एज कॉलोइड।
and will not come together to precipitate because ion repulsion. Thus the dirt suspended in mishal is also easily rinsed away. अब क्या कहा है देखो, ये एक मिशेल बना, ये सारे सरफेस पे कौन सा हेड है, नेगेटिव हेड है, राइट? तो ये एक मिशेल है, जस्ट फॉर द केस सारे हेड कैसे है, नेगेटिव। ये एक और मिशेल है। अब कोई ऐसा भी सोच सकता है ना कि सर ये सारे मिसाइल आपस में जुड़ के नीचे बैठ जाए, तो वापस नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, इसके सरफेस पे भी क्या चार्ज है, नेगेटिव, पास में आएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन। मतलब ये कोई भी मिसाइल आपस में जुड़ के बड़ा होके नीचे नहीं बैठ पाएगा, सबके सब एक दूसरे को रिपेल करके अंदर अंदर ही घूमते रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉलॉइड, और आप बहुत आसानी से फिर उसको पानी में से रिंस अवे कर सकते हो। ठीक है, तो कौन सा थियरी कंप्लीट किया आपने अभी, मिशेल का। लास्ट थियरी इसका क्या कहता है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर मतलब ऐसा पानी जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। नाउ सी व्हाट हैपन, अगर पानी में क्या यह हार्ड वाटर का पॉइंट आज स्टार्ट हो रहा है। ओके, वेल bathing that foam is formed with difficulty an insoluble substance जिसे हम कहते हैं scum remains after washing with water. This is caused by the reaction of soap with calcium and magnesium salt which causes the hardness of water. तो हार्ड वाटर में कौन से सॉल्ट होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। अब होगा क्या, आपका जो सोप मॉलिक्यूल है वो इस तरह से, कार्बन चेन COO माइनस Na+, ठीक है। अब हमने कहा पानी में डालते ही पहले ये Na+ निकल जाएगा और इसका काम है क्लीनिंग करने का। अगर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट है तो प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे ही Na+ निकलेगा तो ये आयन क्या करेंगे, इसको पकड़ लेंगे। अगर ये आयन ने COO- को पकड़ लिया तो फिर COO- अपना क्लीनिंग का काम कैसे कर पाएगा, कर पाएगा। Na+ निकल गया, फिर बाकी बचे हुए मॉलिक्यूल को क्लीनिंग करना है। अगर पानी में ये आयन्स है कैल्शियम मैग्नीशियम, तो ये क्या करेंगे, इस नेगेटिव पार्ट के साथ कंबाइन हो जाएंगे और इससे ये इनसॉल्यूबल होकर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो अपना काम ही नहीं कर पाएगा। और ये जो प्रेसिपिटेट मिले उसे हम कहते हैं स्कम। क्या कहते हैं उसको, हम स्कम कहते हैं, दैट्स कॉल्ड स्कम, राइट। ओके, तो हम क्या करेंगे, हार्ड वाटर में अगर क्लीनिंग इफेक्ट चाहिए तो हार्ड वाटर में क्लीनिंग के लिए हम यूज करेंगे डिटर्जेंट। कंपलसरी पेपर में यह क्वेश्चन होता है, डिटर्जेंट क्या होता है। सो डिटर्जेंट होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। सोप क्या था, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये किसका सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स। डिटर्जेंट होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड या अमोनियम सॉल्ट of chlorides और bromides. both have long हाइड्रोकार्बन चेन, तो इन दोनों में भी हाइड्रोकार्बन चेन तो होगी, बट सोप में आगे क्या पार्ट था, COO-। डिटर्जेंट में आगे क्या पार्ट होगा, सल्फोनिक, SO3- कहते हैं उसको। डिटर्जेंट में आगे क्या पार्ट होगा, SO3-, और वो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सोप में जो COO- है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर लेता है, डिटर्जेंट नहीं करेगा, राइट। तो ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में होता है, डिटर्जेंट क्या मॉलिक्यूल है। सो इट्स थिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड और ब्रोमाइड, दोनों में ही लॉन्ग कार्बन चेन रहती है। इसका जो चार्ज एंड है वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो इसीलिए हार्ड वाटर के अंदर भी डिटर्जेंट काम करेगा, सोप काम नहीं कर पाएगा। सोप में ऐसा हो जाएगा। डिटर्जेंट्स आर यूजुअली यूज्ड टू मेक शैम्पूज एंड द प्रोडक्ट्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स। तो एक और चैप्टर यहाँ पे हमने रिवाइज किया। रिवाइज तो क्या, रिवाइज नहीं किया, आपने इसको पढ़ा पूरा। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, सारे नोट्स कवर किए। ठीक है, नाउ वी विल हैव द ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। इनको वॉशरूम जाना है, जाके आओ।